हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 25 जनवरी 2021 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस से। सबसे पहली न्यूज़ है यहाँ से कि कोविड आउटब्रेक की वजह से इनइक्वालिटीज़ कितनी बढ़ गई, चाहे वो वेल्थ को लेके देखें, एजुकेशन को लेके देखें, जेंडर को लेकर के देखें। अच्छी रिपोर्ट है ये, ऑक्सफैम ने डिक्लेयर की है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो समिट अभी डावोस में, अभी तो वर्चुअल समिट हो रहा है, बट इस समिट का जो आप देखोगे फिजिकल मीटिंग होगी वो कहीं ना कहीं जून 2021 में सिंगापुर में होने वाली है, जो हमने सुबह आर्टिकल भी डिस्कस किया था इससे रिलेटेड। खैर फिलहाल हम इस रिपोर्ट के बारे में देखेंगे क्या है पूरा। बस आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में गूगल करना है, ठीक है। इसके अलावा हम दूसरी न्यूज़ जो देखेंगे वो है यहाँ पे कि अभी जो झांकियाँ निकलेगी, ठीक है, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, झांकियाँ। अभी जो 26 जनवरी को कल जो झांकियाँ निकलेगी उनमें लद्दाख की तरफ से लद्दाख की ट्रेडिशन को शो करते हुए दिखाया जाएगा। तो वहाँ पर थिक से मॉनेस्ट्री है लेह में, उसको शो किया जाएगा। इसी तरीके से इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि हैनले में है वो भी शो की जाएगी। तो कारगिल जो है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में अभी है, तो उन्होंने अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन रजिस्टर कराया कि हमें क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा। तो वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमें ध्यान देने वाली वो है थिक से मॉनेस्ट्री कहाँ पर है, वो आ गई लेह में, और इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हनले ये भी लद्दाख वाले रीजन में ही है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इस आर्टिकल में, बाकी और कुछ भी हमारे लिए काम का नहीं है। फिर ये वाला आर्टिकल आप देखोगे, इंडिया और चाइना के बीच में 9th राउंड ऑफ टॉक्स हो रहे हैं जब से लद्दाख वाले ईस्टर्न लद्दाख में इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है। अब ये जो मीटिंग हुई है ये हुई है ये चुशुल मोल्दो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो ये वही लद्दाख वाले रीजन में चाइनीज साइड में, ओके। और ये फोनो कॉन्वर्सेशन था, बातचीत हुई कि कैसे भी करके सिचुएशन एस्केलेट ना हो। तो इसमें इतना कुछ काम का है नहीं, बस इतना सा ही है कि चुशुल मोल्दो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट कहाँ पर है, तो लद्दाख वाले रीजन में आप बता दोगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक कंट्रोवर्शियल वर्डिक्ट दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने कि पॉक्सो एक्ट के अंडर आप मतलब सेक्सुअल असोल्ट उसी को कंसिडर करोगे जहां स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के इस पूरा आर्टिकल में बड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि क्या डिस्कशन था, क्या डिबेट था। वो तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पॉक्सो एक्ट। तो आप प्लीज़ इसके बारे में गूगल कर लें कि पॉक्सो एक्ट के बारे में कि क्या हमें जानना है। इसकी गूगल जैसे करोगे पॉक्सो एक्ट फॉर यूपीएससी, तो उसमें कोई ना कोई अच्छी वेबसाइट का आपको सजेशन मिलेगा, वहाँ रीड आउट कर लो और काम की चीज़ें इंपॉर्टेंटली नोट डाउन कर लो। जिनमें एक तो ये कि हाँ, पोक्सो एक्ट के अंदर प्रोविज़न किए हुए हैं, तो एक इंडिविजुअल को एडल्ट कब कंसिडर किया जा रहा है, बच्चा कब कंसिडर किया जा रहा है, उस एज फैक्टर को देखो। ये कानून कब आया था, क्या परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से ये कानून आया था। ये कुछ इश्यूज है जिनको आपको वहाँ पे नोटिस करना है। एक हमारे सामने यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल को कहीं पे लिख लो। कभी भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात लिखो तो ज़रूर इसको कोट कर सकते हैं हम, कि लातूर के एक विलेज में देखोगे आप पूरी पंचायत हैंडओवर कर दी है वुमेन को। ये देखो आप, आपके सामने फ़ोटो है। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कह सकते हो कि एक इवेंट है जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ, वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकती हैं अगर उनको आप कुछ भी डेलीगेट करते हो या फिर कोई भी अगर आप हैंड ओवर करते हो अथॉरिटी। तो आप देख सकते हो पूरी पंचायत वुमेन की है। तो ये चीज़ एक कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट में हम काम में ले सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर पेज नंबर 2 पर हमारे लिए है प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के बारे में, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पीडीएफ आपकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो आप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। जिसमें हमें पता है कि कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से स्ट्रीट वेंडर्स को कितना ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो इस स्कीम को जून 2020 में लॉन्च किया गया था कि कोलेट्रल फ्री लोन अवेलेबल करा दिया जाए स्ट्रीट वेंडर्स को। वो भी होगा 10,000 रुपये एक बार में, ठीक है। और वो भी किस पे, वो इंटरेस्ट रेट है उसमें कंसेशन उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर जो डेटा है वो ये शो किया जा रहा है कि अभी तक इस स्कीम के अंडर में जो लोन दिए गए हैं वो सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर तेलंगाना में, फिर मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये ही चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है जो हमने यहीं पे डिस्कस कर लिया। आगे हम इसको रिपीट नहीं करने वाले हैं।
इसके अलावा आप देखोगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सर सैयद अहमद खां, इनका इम्पोर्टेंट रोल, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लें मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी जो बुक है उसमें, कि किस तरीके से इन्होंने अपना रोल प्ले किया था। सर सैयद अहमद खां जो शुरू में लिबरल थे, फिर रेडिकल होते चले गए थे, ठीक है, कि किस तरीके से उन्होंने इंग्लिश मतलब एक तरीके से पपेट की तरह काम करना शुरू कर दिया था अंग्रेज़ों के लिए, वो चीज़ देखोगे। इसके अलावा आप देखोगे कि इन्होंने ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश की थी, ठीक है, और वजह क्या थी, क्यों इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसमें मेन वजह क्या थी कि जो मुस्लिम यूथ थे उनको नेशनल मूवमेंट से दूर रखना, क्योंकि नेशनल मूवमेंट में अगर मुस्लिम यूथ पार्टिसिपेट करते तो वो कहीं ना कहीं आप देखोगे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बात चली जाती, इंग्लिश के ख़िलाफ़, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये इंग्लिश लोग जो थे वो कहीं ना अटैक कर सकते थे मुस्लिम्स पे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, जो नेशनल मूवमेंट से दूर रखने के लिए सर सैयद अहमद खान ने बहुत काम किए थे, ठीक है। बाकी इन्होंने अपनी तरफ से बहुत कंट्रीब्यूशन भी दिया था इंडिया के लिए। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सर सैयद अहमद खान, उनके बारे में हम एक बार रीड आउट करें, आप ज़रूर देख लेना इनके बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में। आगे देखते हैं। एक्सप्लेन पेज पे अगर हम न्यूज़ सेक्शन में देखें तो टेक जाइंट वर्सेस रेगुलेटर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से गूगल, फेसबुक, ये दूसरी न्यूज़ एजेंसीज़ की न्यूज़ है उसको कलेक्ट करके यूज़ करती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे इन पर लगाम लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सेनेट में ये डिस्कशन चल ही रहा था, तो गूगल ने यहाँ तक धमकी दे दी कि हम हमारा गूगल सर्च इंजन है वो ऑस्ट्रेलिया में बंद कर देंगे, और फेसबुक ने ये कह दिया कि हम जो ऑस्ट्रेलियन यूजर्स का बेस है वो बिल्कुल डिलीट कर देंगे, एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। मुद्दा क्या है कि गूगल और फेसबुक जो हैं वो दोनों की दोनों दूसरे जो न्यूज़ हाउसेस हैं, जो न्यूज़ बहुत परेशानियों का सामना करके, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके, बहुत मेहनत करके जो न्यूज़ इकट्ठी करते हैं, उन लोगों की न्यूज़ को ये कहीं ना कहीं सीधा का सीधा तरीके से यूज़ करते हैं और अपनी लिस्ट में डाल देते हैं और फिर एक्सेसिबिलिटी देना शुरू कर देते हैं यूजर्स को। तो एक मीडिएटर की तरह काम करने लग गए ना। तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट का ये कहना है, या ऑस्ट्रेलिया की सेनेट में ये डिबेट चल रहा है कि आप ये जो दूसरों की न्यूज़ यूज़ कर रहे हो ना, तो उसके लिए उनको रॉयल्टी आप पे करो। उस मुद्दे को लेकर की बात है। फिर हम इसमें देखेंगे कि इंडिया में क्या डिबेट चल सकता है इससे मैटर पे। तो मुद्दा तो आपको समझ में आ गया, हमारे लिए सिर्फ ये लास्ट वाला पैराग्राफ काम का है, वो देखेंगे। इसके अलावा इसी पेज पे हमारे लिए काम की चीज़ है कि रिस्सा करके एक क्लोथ है, ठीक है, ये बीच वाले पोर्शन में यहाँ पे मतलब अपने जो टॉर्सो को लपेटते हैं, तो इसको प्रोमोट करने की बात की जा रही है त्रिपुरा की गवर्नमेंट के लिए, त्रिपुरी कल्चर को प्रोमोट करने के लिए। तो 3 इंपॉर्टेंट क्लोथिंग पैटर्न देखे जाते हैं त्रिपुरा में। एक तो होता है रिस्सा, एक होता है रिगनई और एक होता है रितुकू। ये तीनों के बारे में हम देखेंगे जब एक्सप्लेन पेज के बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं। फिर आगे देखें तो वर्ल्ड पेज पे चाइना और ताइवान के बीच में टेंशन थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप अगर वर्ल्ड मैप देखो तो चाइना के बिल्कुल पास में ही साउथ चाइना सी की तरफ आप देखोगे तो वहाँ पर ताइवान कहीं ना कहीं लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो इस वजह, थोड़ा सा नीचे एक सेकेंड, यहाँ पर आप बना सकते हो चाइना ताइवान को। तो ताइवान क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हो, और चाइना है वो कम्युनिस्ट कंट्री है। अब यहाँ पर काम करती है वन नेशन पॉलिसी इनकी। वो कैसे कि चाइना मेनलैंड जो है वो ताइवान को अपना ही हिस्सा मानती है, बस फ़र्क इतना सा ही है कि ताइवान जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। वैसे तो किसी भी कंट्री, बड़े कंट्रीज़ की अगर बात करें तो कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, ना तो यूएसए के हैं ना कोई दूसरे कोई बड़े कंट्री के इनके साथ में एंगेजमेंट है ताइवान के साथ में। बट बात ही आ जाती है ना कि इस आइलैंड कंट्री की जो इंडिपेंडेंस है या फ्रीडम है वो मेंटेन रहे, तो उसके लिए यूएसए ने अपने वॉरशिप्स को साउथ चाइना सी में भेज भी दिया है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का कारण है, क्योंकि ताइवान की गवर्नमेंट ने एक चीज़ डिक्लेयर किया है कि इनके एयर स्पेस में चाइना के जो बॉम्बर्स हैं या फिर फाइटर जेट्स हैं वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात है। ओके, बाकी तो आप देखोगे वन चाइना पॉलिसी मैंने आपको बताई दी कि मेनलैंड चाइना है वो ताइवान को अपना हिस्सा मानती है, और ताइवान की तरफ से वन चाइना पॉलिसी क्या है कि बोले मेनलैंड चाइना जो है वो ताइवान का हिस्सा है, ऐसे करके।
जबकि फ़र्क क्या है दोनों में, एक जगह पे कम्युनिस्ट पार्टी है मेनलैंड चाइना में जहाँ शी जिनपिंग की बात हम करते रहते हैं, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, और दूसरी तरफ इधर आप देखोगे ताइवान में डेमोक्रेटिक रूल चलता है। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया, यूएसए, ऐसे बहुत से कई कंट्रीज़ हैं जहां पर 2025 आते आते 50 साल या उससे ज़्यादा उम्र के 10,000 से भी ज़्यादा डैम्स होंगे, वो कहीं ना कहीं रिस्क वाले हो जाएंगे आने वाले टाइम पर। जो भी जनता, मान लो यहाँ पर रिवर कोर्स है, यहाँ पर ये डैम बना दिया और यहाँ पर बहुत सारी बड़ी एक कोई सिटी डेवलप्ड हुई है, तो अगर ये डैम फेल हो जाता है तो यहाँ पे फ्लड आकर के इनकी पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं क्रैश हो सकती है ना। बस ये कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया हुआ है। ये यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटीज़ कनाडा बेस्ड इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये रिसर्च बताई है कि इंडिया में भी ये चिंता का कारण है ना। और ये डैम बने हुए हैं बोले 1930 से 1970 के बीच में, जिनका एज फैक्टर था लगभग 50 से 100 साल के बीच का। तो ये कहीं ना कहीं डैम रिपेयरिंग के लिए। अब हमें क्या देखना है कि डैम रिपेयरिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से क्या कदम उठा रखे हैं, वो जानने हैं, वो आप ज़रूर देखना। आगे अगर चले तो इकोनॉमी पेज पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, एक ही आई है, वो है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने कुछ बिड्स को इनवाइट किया है कि मल्टी फंक्शन डिस्प्लेस जो होते हैं ना, इस बिज़नेस का क्या इम्पैक्ट रह सकता है अगर इंडिया में इसको प्रमोट किया जाए। तो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने की हैं, वो हम इसमें जानेंगे कि ये मल्टी, आप कह सकते हो फंक्शन डिस्प्ले बिजनेस है या मल्टी फंक्शन डिस्प्लेज होते क्या हैं, क्या स्कोप है इंडिया में, ई वेस्ट का क्या मुद्दा है, कितना ई वेस्ट इंडिया में जनरेट होता है, वो चीज़ें हम यहाँ से पिक करेंगे। तो इस तरीके से अब एक एक आर्टिकल को देखेंगे। सबसे पहले न्यूज़ है वो है ऑक्सफैम की रिपोर्ट। न्यू दिल्ली में आप देखो अभी नई रिपोर्ट पब्लिश हुई है ऑक्सफैम की, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो समिट हो रही है, एनुअल समिट, उसमें उन्होंने रिलीज़ की। उन्होंने ये बताया कि पेंडेमिक की वजह से इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई और जो रिचेस्ट बिलियनियर्स हैं उनकी आप देखोगे पेंडेमिक की वजह से इनकम कितनी इंक्रीज़ हो गई, लगभग उनकी वेल्थ इंक्रीज़ होगी 35% से। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा डेटा है। 2009 के बाद में अब तक अगर देखें तो इन बिलियनियर्स की जो वेल्थ है वो 90% तक राइज हुई है, लगभग 422.9 बिलियन डॉलर। इस हिसाब से अगर देखें बिलियनियर्स की रैंकिंग में यूएसए सबसे आगे है, फिर चाइना है, फिर जर्मनी है, फिर रशिया है, फिर फ्रांस है, फिर इंडिया का नंबर 6 पे आ जाता है। इसके अलावा ऑक्सफैम ने अपने हिसाब से और भी बहुत सारी कैलकुलेशंस लगाई हैं कि किस तरीके से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ने जो है वो इंडिया के 100 बिलियनियर्स को और पैसे वाला बना दिया। ठीक है, तो आप देखोगे लगभग 12.97 ट्रिलियन रुपीस की उनकी वेल्थ में इंक्रीमेंट देखा गया है। तो एक तो हो गई क्या, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, और इनइक्वालिटी इतनी कि 11 जो बिलियनियर्स हैं ना इंडिया के, उनके पास इतना पैसा है कि नरेगा जैसी स्कीम को वो 10 सालों तक लगातार चला सकते हैं, या फिर आप कहोगे कि हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, उसको फंडिंग दे सकते हैं लगातार 10 सालों तक। इतना रुपया हो गया उन लोगों के पास में, जबकि गरीब के पास में और ज़्यादा गरीबी हो गई। तो ये इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा अगर हम देखें वर्कफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कितना ज़्यादा जॉब लॉस हुआ है। जो गरीब लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम की एक्सेसिबिलिटी भी नहीं रख पा रहे हैं, उनके पास में वो एक्सेसिबिलिटी भी नहीं रह रही है। इसके अलावा एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन में भी इनइक्वालिटी देखोगे तो बायजूस, ठीक है, वो करंटली 10.8 बिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है, जबकि अनअकैडमी जो है वो 1.45 बिलियन की है। इन दोनों ने मिलकर के या ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स ने इस पेंडेमिक के टाइम पे एक्सपोनेंशियल राइज देखा है अपनी वेल्थ को इंक्रीज होने में। दूसरा आप देखोगे जो एक्सेसिबिलिटी थी एजुकेशन की वो बहुत ही कम हो पाई, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे चली गई एजुकेशन। तो यहाँ पर ये डेटा थोड़ा काम का है, देख सकते हैं हम कि हमारे यहाँ पर जो टोटल पूरे कंट्री की पॉपुलेशन है उसमें लगभग 20% लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। ठीक है, उन 20% लोगों में से 3% ही ऐसे लोग हैं जिनके पास में कंप्यूटर की एक्सेसिबिलिटी है, और उन 20% में से केवल 9% ही लोग ऐसे हैं जिनके पास में इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिवाइड है,
कि रिच लोग हैं उनके बच्चे तो पढ़ पा रहे हैं, बट गरीबी को फेस करने वाले बच्चे अभी भी नहीं पढ़ पा रहे। फिर बाद में ऑक्सफैम की रिपोर्ट की अगर बात करें तो थोड़ा इसमें सोशो इकोनॉमिक गैप अभी तक इनको क्लियर नहीं हो पाया कि किस तरीके से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो इंडिया में डिलीवर हो पाई, क्योंकि इंडिया में जो डेटा इकट्ठा हुआ ना उसमें सोशो इकोनॉमिक सेगमेंट को कंसिडर नहीं किया गया, तो इस वजह से यहाँ पर हेल्थ वाला थोड़ा सा डेटा इनके पास में अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या समझाती है हमें कि इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा बढ़ी है इंडिया में कोविड-19 की वजह से। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं टेक जाइंट्स वर्सेस रेगुलेटर। एक्सप्लेन पेज पे आ गए हैं, मुद्दा मैंने आपको पूरा समझा ही दिया। देखो इंडिया में डिबेट क्या चल रहा है, इंडिया में भी पॉलिसी मेकर्स इस बात पर सोच रहे हैं कि ये जो इंटरमीडियरीज बन के बैठे हैं गूगल, फेसबुक, इनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। ये जो टसल है ऑस्ट्रेलिया में, इसका असर कोई ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कॉमन है वर्ल्ड ओवर। फिर ये जाइंट जो हैं बड़े बड़े गूगल, फेसबुक, एप्पल, ये सारे के सारे, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इनको कहीं ना कहीं रेगुलेट करना एक मीनिंगफुल वे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिक्की ईवाई की अगर रिपोर्ट देखें, ठीक है, उसके हिसाब से इंडिया में अगर हम देखें तो 2020 में, ये डेटा थोड़ा सा ध्यान, ये हमने ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है कि 300 मिलियन यूज़र्स हैं ऐसे जो कि ऑनलाइन न्यूज़ साइट्स को एक्सेस करते हैं, समझ गए। इसके अलावा लगभग 46% जितने इंटरनेट यूज़र हैं ना उनके लगभग 46%, या फिर जितने स्मार्टफोन यूज़र हैं उनमें 77% वो कहीं ना कहीं आप देखोगे इंटरनेट से इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू न्यूज़ एक्सेस करते हैं। इवन आप भी उनमें से होंगे कि जब भी हम गूगल एप्पल ऐप खोलते हैं तो उसमें सजेशन दे देते हैं कौन कौन सी न्यूज़ है। अब उन न्यूज़ हाउसेस ने कितनी हार्डशिप का सामना करके वो न्यूज़ इकट्ठी की होगी, और ये गूगल और फेसबुक मीडिएटर बन करके अपना मार्जिन कमा रहे हैं। तो आप देखोगे लगभग 282 मिलियन यूनिक विजिटर्स हैं इंडिया में। तो इस फिगर को आप ध्यान में रखो तो चाइना के बाद में इंडिया दूसरे नंबर पे आ जाता है, जहां पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ कंज्यूम की जाती है ऑनलाइन, ठीक है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग की अगर बात करें तो 2019 में 24% तक इंक्रीमेंट देखा गया है, और फिगर आप देखोगे तो लगभग 27,900 करोड़ रुपए से इंक्रीज़ हुआ है, जो कि एस्टिमेट लगा करके कितना हो रहा है कि 2022 आते आते डिजिटल एडवर्टाइजिंग लगभग 51,340 करोड़ तक पहुंच जाएगी। गूगल, फेसबुक ये इंटरनेशनली बहुत क्लेम करते हैं अपने आप को। अगर हमारे यहाँ पर आपने देखा हो, एक न्यूज़ एप्लीकेशन है जिसका नाम है डेली हंट, एक है जिसका नाम है इन शॉर्ट्स। ये क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से कोलैबोरेशन करते हैं कि हाँ भाई इंडियन एक्सप्रेस से कर लिया, हिंदू से कर लिया, किसी और न्यूज़पेपर से कर लिया, फिर उनको बोल देते हैं कि भाई ठीक है आपकी न्यूज़ को हम प्रमोट करेंगे, आप हमारा शेयर फिक्स कर लो, तो एग्रीमेंट हो जाता है। तो ये डेली हंट जैसी वेबसाइट का यही काम है, इनको न्यूज़ एग्रीगेटर भी बोला जाता है, तो इनका कुछ मार्जिन बन जाता है। तो ये तो चलो एक सही तरीका हो गया कि हाँ एक एग्रीमेंट के बेसिस पे आप न्यूज़ प्रमोट कर रहे हो, बट गूगल, फेसबुक तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेगुलेशन की ज़रूरत महसूस की गई, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सेनेट में भी बात भी चल रही है, और इसी चीज़ को लेकर के ये पूरा मुद्दा हमारे सामने आया। फिर बात आ जाती है एक क्लोथ जिसका नाम है रिजा, इसको या राइसा जो भी आप बोलना चाहो, इसको त्रिपुरा कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो देखो पॉइंट ये है कि ये पॉलिटिकल इशू है कि हाँ वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि रिस्सा, रिग्नई, रितुकू अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे। ये क्या है, ये त्रिपुरी हेरिटेज है, वो हैंड वोवन क्लोथ्स हैं जो कि वुमेन वेयर किया करती हैं। तो देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पर पहने जाते हैं। रिसा, ये हैंड वोवन क्लोथ होता है जो कि फीमेल्स का जो अपर गारमेंट है उस, या इसको कई बार सिर पे भी बांध लेती है हैंड गियर की तरह। ये एक स्टॉल की तरह है, जो शॉल होती है पतली उसकी तरह। ये आप कह सकते हो कि जब वुमेन, ये कपड़ा जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट को एक्सप्रेस करता है वुमेन के लिए, ओके। जो कि वुमेन अपनी टोर्सो मतलब ऊपरी जो धड़ है उस पर 2 बार लपेट करके रखती हैं। रिग्नई की बात करो तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, जो कि आप देखोगे नॉर्मली हमारी जो साड़ियाँ होती है ना उसी के हिसाब से, जिसमें लोअर पार्ट में ड्रैपिंग की जाती है इसकी। फिर तीसरा पोर्शन आ जाता है वो है ऋतुकू। इसको आप देखोगे चुनरी या पल्लू जो होता है ना, जिससे सिर भी ढका जाता है, इस या फिर आप कह सकते हो जो साड़ी का पल्लू होता है उसके इक्विवेलेंट मान सकते हो ऋतुकू को। तो ऐसे करके ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल
कपड़े हैं जो पहने जाते हैं त्रिपुरा में। इसके अलावा और कोई भी चीज़ इस पूरे आर्टिकल में हमारे काम की नहीं है। चलते हैं आगे। अब हम आ गए हैं सीधे इकोनॉमी पेज पे, जिसमें आईटी मिनिस्ट्री ने इम्पैक्ट स्टडी के लिए बिड्स कॉल की हैं कि आओ भाई देखो, स्टडी करो कि क्या किया जा सकता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट जिसका नाम है मल्टी फंक्शन डिस्प्ले वाले में। तो मिनिस्ट्री ये सोच रही है कि कैसे भी करके जो रिफर्बिश्ड कंपोनेंट्स हैं या फिर रिपेयर हुए हुए या फिर सेकंड हैंड या अनरजिस्टर्ड मल्टी फंक्शन डिस्प्लेज हैं, उनके लिए कैसे काम किया जा सकता है, जिससे कि एक तो ई वेस्ट कम हो जाए और दूसरा अगर हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन को अगर प्रमोट करना है, क्योंकि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की अगर बात की जाए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव भी लेने की ज़रूरत है। तो उस चीज़ के लिए ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है। देखो, ये जो मल्टी फंक्शन डिस्प्लेज होते हैं ना, ये पुरानी कैथोड रे ट्यूब आपने देखी होगी, पुराने जो टीवी होते थे या फिर एलसीडी टीवी होते हैं, उनकी स्क्रीन्स हो सकती हैं, या फिर आप कैसे टीवी क्या मतलब ऐसी स्क्रीन हो सकती हैं जो कि प्रिंटर पे या कॉपियर पे या फिर कैमराज पे या एयरक्राफ्ट में या कहीं पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी की जाती है और उसमें फिर बाद में आप टच करते हो तो सेंस भी कर लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप कभी जेरोक्स वाले की शॉप पे जाओ तो वहाँ पर जो मशीन होती है उसमें डिस्प्ले जो होता है, उस डिस्प्ले पे वो जैसे जैसे टच करता है तो उस हिसाब से वो काम कर लेते हैं। बस उन्हीं को बोला जाता है मल्टी फंक्शन डिस्प्लेज। तो सेलेक्टेड एजेंसीज को है वो सेलेक्ट किया जाएगा और फिर में ये देखा जाएगा, स्क्रूटिनाइज किया जाएगा कि वाकई में इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए क्या स्कोप है हमारे यहाँ पर इंडिया में। इसके लिए टीयर 2 की जो 18 सिटीज़ है वो हमारे इतनी काम की नहीं है, कहाँ कहाँ पर क्या होगा। मेन जो काम है वो ये क्या है कि एक तो जो ई वेस्ट है ना, उसको कंट्रोल करना जिससे कि रिसाइकलिंग हो जाए। अगर रिसाइकलिंग है, रीयूज़ हो जाए, और तो कुछ है जो है इंडिया में। ये डेटा काम का लिख सकते हो आप, काम आ जाए कभी ई वेस्ट पे लिखना हो तो, कि इंडिया में 2019 में पर कैपिटा ई वेस्ट प्रोडक्शन कितना था, 2.6 किलोग्राम। और हमारे यहाँ पर ऑथराइज्ड ई वेस्ट रिसाइकलर कितने हैं, केवल 312। तो कितना ज़्यादा ई वेस्ट है जो कचरे में ऐसे ही जाता है, जो कि पोल्यूशन कर सकता है। और ई वेस्ट से रिलेटेड आपने शंकर आईएएस की बुक में पढ़ लिया होगा कि कौन कौन से हार्मफुल वहाँ पर पॉइजनस मेटल्स यूज़ होते हैं जिनकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये डेटा रिलीज किसके बेसिस पे है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर, जिन्होंने जुलाई 2020 में ये डेटा दिया था। तो एक तो हो गया ई वेस्ट के लिए, दूसरा हो गया अप्रैल 1 से पिछले साल 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की बात की थी कि कैसे भी करके हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएं। तो उसके लिए मोबाइल फ़ोन्स के लिए स्क्रीन हो या कोई भी स्मॉल जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, जिनमें जैसे ट्रांजिस्टर्स हो गए, डायोड्स हो गए, थायरिस्टर हो गया, रजिस्टर हो गए, कैपेसिटर, नैनो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इनके प्रोडक्शन को हम और ज़्यादा प्रमोट कर सकें। देखो, अल्टीमेटली हमें चाइना और यूएस से अभी तो हम इंपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को, अभी तो हम असेंबल ही करना शुरू हो रहे हैं, तो क्यों ना इसको प्रोडक्शन को हमारे यहाँ से इम्प्रूव करना हमारे यहीं से शुरू कर दें। तो टेक्निकल या फिर इकोनॉमिक बैरियर्स को ख़त्म किया जाए जिससे कि प्रोडक्शन हमारे इंडिया में भी किया जा सके। ये मेन टारगेट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो इस तरीके से मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली है। इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।